मध्य प्रदेश के नेताओं की मेहनत क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने जा रही है? बीजेपी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उससे पार्टी को भी अब लगने लगा है कि तृणमूल के गढ़ में भगवा लहराएगा। पहली बार है जब बीजेपी ने खास तैयारी के साथ एमपी के कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का प्रभारी बनाया और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 57 विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इनके अलावा भी सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया हों या मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर को महत्वपूर्ण भूमिका मिली। चुनाव के 5 चरणों के बाद पार्टी जीत के विश्वास से लबरेज है। 22 तारीख को इलेक्शन होगा, हमें छठे राउंड में कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल जाएगी और 7वें और 8वें मतलब उसके बाद 26 और 29 को 2 राउंड और है, इसमें हम 200 तक पहुँचेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का कब्जा है। इस बार फिर ममता बनर्जी जोर आजमाइश लगा रही हैं। अंतिम दौर में राहुल गांधी रैली करने पहुंचे और कोरोना के चलते अपनी बाकी रैली निरस्त कर दी। अब गांधी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, सभी नेता वहां ऐसा डेरा डाल के रखे हुए थे जैसे कोई पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो। लेकिन एक महिला ने इस पूरी भारतीय जनता पार्टी और जो अपने आप को बहुत मैनेजमेंट और चुनाव का गुरु मानते थे, इनको पानी पिला दिया है। बीजेपी के 50-60 से के ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। बंगाल में 3 चरण के चुनाव शेष हैं और 29 को ये भी निपट जाएंगे। इन चुनावों में कोरोना की चर्चा भी खूब है। बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे मैदान में है, लेकिन यहाँ वामपंथी विचारधारा हावी रही है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी के दावे पर बंगाल की जनता मुहर लगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बंगाल में किसका जादू, इस पर बात करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या तृणमूल के गढ़ में लहराएगा भगवा? क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा दिलाएगा सफलता? मोदी और शाह की जोड़ी ढहा पाएगी टीएमसी का किला? 2 मई को किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। किसका जादू बंगाल में? वैसे भी बंगाल को जादू के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इन दिनों जादू वहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी अमित शाह का जादू चल रहा है। दोनों की जोड़ी ने वहां पर कमाल कर दिया है। पर मध्य प्रदेश के भी कई नेताओं को वहां की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय तो वहां के प्रभारी है ही, और लगातार बीते कई वर्षों से वो बने हुए हैं। मध्य प्रदेश को उन्होंने छोड़ दिया एक तरह से, और सीधे तौर पर निगाहें बनाई हुई थी पश्चिम बंगाल पर। आज जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा भी कि जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, बल्कि बहुत अच्छी स्थिति में हमें आने वाले जो 2 चरण बचे हैं उसमें और बेहतर स्थिति में होंगे। पर सवाल यह है कि गढ़ वामपंथियों का चर्चा अलग होती रही, लंबे समय तक कोई और रहा, और अब ममता बनर्जी वहां बड़ी जिम्मेदारी निभा रही, लगातार मुख्यमंत्री है और फिर एक बार मैदान में है। और उस स्थान से वो चुनाव मैदान में है जहां शायद कुछ और हुआ, आपको याद होगा वहां कितना सारा विवाद हुआ था, और वही व्यक्ति उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो उनके साथ पार्टी में रहा करते थे। तो बंगाल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन इस बदले हुए समीकरण में आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी उत्साहित है? राहुल गांधी रैली छोड़ दिए कोरोना के कारण, ऐसा उन्होंने कहा। अब तो वो खुद पॉजिटिव हो गए। तो आज यही हमारा विषय, बंगाल में किसका जादू। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है। धैर्यवर्धन जी स्वागत है। आनंद जाट है, कांग्रेस के युवा नेता है और केंद्रीय समिति में कांग्रेस की अलग एक भूमिका में दिखाई देते रहे हैं। साथ ही प्रकाश हिंदुस्तान जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, 5 चरण कंप्लीट हो गए और अब 2-3 चरण का मतदान और बचा है, 6वां, 7वां, 8वां। पर बीजेपी इतनी उत्साहित क्यों है? क्योंकि ये भी देख रहे हैं हम, जहां आपकी सभाओं में जितनी सभा रैली दिखती है, जितने लोग आते हैं,
चाहे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, वैसा ही कुछ ममता बनर्जी दिखती है, पर जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को बड़ी है वहां पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। सारे लोग ये सोच रहे थे कि तमाम राज्य ऐसे हैं भारत के, जिसमें अगर पश्चिम बंगाल था तो दक्षिण के राज्य थे, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी, यह प्रदर्शन लगभग सफल होगा। पर हम दहाई के नजदीक पहुंचने में सफल रहे। तो लोकसभा चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की स्वीकार्यता पश्चिम बंगाल में है, और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी उमंग और उत्साह आया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहा। हमारी सीटों में भी वृद्धि हुई, हमारा वोटों परसेंटेज बढ़ा। जगह जगह विधानसभा चुनावों में हम पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ चुनौती देते हुए प्रतीत हुए। अब जब यह चुनाव आया तो स्वाभाविक तौर पर यह निर्णायक जंग हमें लड़नी थी। जनता की भी अपेक्षा थी, क्योंकि कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा चुकी है पूरे पश्चिम बंगाल में। वहां कानून खिलौना बन चुका है, वहां पर एफआईआर नहीं होती है, वहां पर चाहे जब मर्डर हो जाता है। और एक बार और मैंने कहा था, आज IND 24 पर मनोज जी मैं फिर इन शब्दों को दोहरा रहा हूं। जैसे मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति नाराज होता है, गुस्सा होता है, तो कहता है चांटा खींच कर मार दूंगा, मैं लात मार दूंगा। ऐसे पश्चिम बंगाल में गुस्से में आम आदमी की भाषा है कि मैं बम मार दूंगा, मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा, झोपड़ी में आग लगा दूंगा। अब आप कल्पना करिए कि वहां पर जो अत्याचार है, वहां पर जो किसी पर हमला करने की प्रवृत्ति है, वो किस लेवल तक बढ़ी हुई है, जानलेवा प्रवृत्ति है। और सरकार का वहां लगातार संरक्षण है। जो गुंडे कभी कम्युनिस्ट पार्टी के ठेकेदार हुआ करते थे, वे सबके सब दीदी के साथ आ गए और दीदी के साथ मिलकर के खेला करने लगे। सत्ता के पैसे का बंदरबाट, कमीशन खोरी, इसके अलावा सोनार बांग्ला की क्या पहचान रह गई? बीजेपी ने भी खेला किया वहां पर। जी मनोज जी, क्या कहा आपने? बीजेपी ने भी तो खेला किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की उम्मीद जगाने के लिए निकली है। लोग भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद पाले हुए कि बीजेपी अगर पूरी ईमानदारी से वहां चुनाव लड़ती है और सरकार बदल जाती है, तो पश्चिम बंगाल में भी कानून का राज स्थापित होगा। जो पश्चिम बंगाल अपने सांस्कृतिक मूल्यों के लिए, अपने धरोहर के लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में जाना जाता था, वह पहचान पुनर्जीवित होगी और फिर से उन सब मापदंडों पर, उच्च मानदंडों पर काम होगा। चलिए, सांस्कृतिक मूल्यों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है आनंद जाट जी, और कांग्रेस के आपके नेता तो खैर एक रैली उन्होंने की और उसके बाद अपने आप को विड्रॉ कर लिया। लेकिन कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जो एक बेसिक अंतर है, जो आधारभूत अंतर है, वो ये है कि जब हम देश की बात करते हैं तो हमारी प्राथमिकता में लोग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में संपत्ति होती है। और ये आप अभी वर्तमान समय में जो चुनाव का माहौल है उससे भी देख सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कोरोना को लेकर आगाह कर रहे थे केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को, पूरी सरकार को बार बार आगाह कर रहे थे। लेकिन आज पूरा देश जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं के कारण पूरे देश को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है, और अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, ये बंगाल के आदमी की मानसिकता को किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं, वो इनकी निम्न स्तर की मानसिकता को दिखाता है कि वो बम फेंकने की बात करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऐसे तमाम भाजपा शासित प्रदेश हैं जहां पर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति है, हर आदमी वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में त्राहिमाम कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अगर अभी तुरंत में अगर ये हो जाएगा कि बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले लेंगे, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ले लेंगे। लेकिन आज ही दैनिक भास्कर, मध्य प्रदेश का, भोपाल का एक बड़ा अखबार है, उसकी हेडलाइन है कि 10 मरीज जो है बिना ऑक्सीजन के मृत हो गए हैं। और अगर अखबार झूठ बोल रहा है तो आप मानहानि का दावा कीजिए, अखबार निकालने पर पाबंदी लगा दीजिए।
आप झूठ बोल रहे हैं, आपके आंकड़े अधूरे नहीं, हैं। पश्चिम सर, मैं बंगाल बीच क्या में बोल नहीं रहा है? बोला था। पश्चिम बंगाल क्या बोल रहा है? पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वाम मोर्चे और कांग्रेस के गठबंधन को जनता का समर्थन मिल रहा है, ठीक है, मीडिया आपका है, बिका हुआ मीडिया है, बहुत हम लोगों को प्रचार में। अरे आपको बिठाना, आप कहां बिक गया? आपसे बात हो रही है, आपको पूरा मौका दिया। नहीं, मैं केंद्रीय स्तर पर बात कर रहा हूं जी सर। जी, कैसे पश्चिम घटिया बंगाल में शब्दावली का हमारी जो प्रयोग कर रहा है हिस्सेदारी, मीडिया के बारे में? कांग्रेस तो पागल हो गए मैं क्या? बुद्धि बीच से में नहीं पैदल हो बोला गए, था। अकल मैं का बीच अजीर्ण में है। नहीं बोला था। हमको आप हम बीच में बोलेंगे अकल तो मैं खूंटी फिर में आपके टांग कर दयावर्धन जी, क्या दयावर्धन बोलता है जी, मीडिया के बारे मैं में? देख रहा हूँ, आपके दयावर्धन बीच जी, में नहीं बोला था मैं चलिए बोलिए आपके बीच आनंद में झा जी, बिल्कुल नहीं बोला हूं। आप बोलिए। बोलेंगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बोलिए तो आनंद ध्यान झा जी। रखिएगा। नहीं, बोलिए। हो? बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए। बोलिए, मैं बीच में चलिए। नहीं बोला हूं बिल्कुल भी। चलिए मैं बोल रहा हूं बीच में। जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मीडिया जिस प्रकार से एक तरफा खबरें दिखा रहा है, उसमें वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को कहीं भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप जब 2 मई को नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तीसरे नंबर की पार्टी होगी। जी प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कहेंगे आप पश्चिम बंगाल को लेकर? पश्चिम बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और खासकर कैलाश विजयवर्गीय जी हम देख रहे हैं कई महीनों से बने हैं, और आज जब वो लौटे तो उनके चेहरे पर कुछ दिखाई दे रहा था, और इसीलिए शायद हम इस खबर की तरफ भी चले गए कि चर्चा कर रहे हैं। कोरोना का संकट है, इस बीच में लगातार इन खबरों पर भी बने हुए। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल कोरोना के दौर में कुछ नया लेकर आएगा? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार 4-5 वर्षों से काम कर रही है बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां उनकी सतत चल रही हैं, और लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा देख ही चुके हैं। 18 सीटें बीजेपी को आई। उन 18 सीटों में अगर विधानसभा वार देखा गया तो 121 सीटों पर तो बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे ही। मतलब स्पष्ट है कि 294 में से बीजेपी बहुत बढ़त ले चुकी, जबकि विधानसभा में उसके 3 सीटें थी। तो 0 से 3 का सफर, और फिर लोकसभा चुनाव में 121 सीटों पर आगे आना, यह बताता कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर अच्छी तरह लड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई चुनाव, चाहे पार्षद का हो या विधायक का हो, चाहे इंदौर 2 से हो, इंदौर 4 से हो, महू से हो, कहीं से भी उन्होंने कोई चुनाव हारा नहीं है। उन्हें समझ कह सकते हैं कि चुनाव जीतने की कला उनमें है। नरोत्तम मिश्रा वो व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने पिछले साल सरकार के बदलाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बीजेपी ने जो जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई है, उस तुलना में कांग्रेस और दूसरी वाम पार्टियों ने बंगाल में वो नहीं किया है। मूल टक्कर तो बीजेपी और टीएमसी की है, और तृणमूल के कारण लोग, वहां के लोगों से जो बातें हुई, जो हमारी बातें सफल अजित से हुई, तो उनका कहना है कि जनता ममता बनर्जी को हराना चाहती है। ममता बनर्जी से आज ही आ चुके हैं लोग, और वो किसी भी कीमत पर उन्हें हराना ही चाहते हैं, और बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प उनके सामने है नहीं। मनोज जी। जी मतलब विकल्प, वहां की जनता विकल्प देख रही है। हाँ, वहां की जनता ने विकल्प देख लिया है। ये वहां के सेफोलॉजिस्ट का कहना है, जिनको मैं जो वो एक सीट पर समीक्षा कर रहे हैं। मैं बंगाल आपने ऐसा कह दिया प्रकाश जी। खैर आपको तो कोई मतलब नहीं, आप किसी अखबार या उसमें तो अब है नहीं, आप स्वतंत्र पत्रकार है, और मुझे लगता है कहीं से प्रभावित भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि कहीं कोई बैठा होता तो जैसा आनंद जी कह रहे थे कि खरीद लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं आपका कोई सौदा हुआ होगा। लेकिन आप खरीदने की बात है ही नहीं। जी भाई 10 साल से ममता बनर्जी सरकार चला रही है। जिस तरह उन्होंने वामपंथियों को हटाया, वामपंथी जिस तरह गुंडागर्दी करते थे, जिससे तंग आके लोगों ने ममता बनर्जी की टीएमसी को टिकट को वोट दिया, वही शैली ममता बनर्जी ने अपना ली, और लोग उससे बहुत आजी जा चुके हैं अलग अलग कारणों से। जैसे कि छोटी सी चीज, राशन कार्ड बनवाने जाओगे तो लोगों को जो रिश्वत देनी पड़ेगी, और वो रिश्वत कर्मचारियों को नहीं, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को रिश्वत देनी होगी। अगर वृद्धावस्था पेंशन लेनी है तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पेंशन में से हिस्सा देना होगा। इस तरह के जो भ्रष्टाचार की अति कर दिए कार्यकर्ताओं ने, उससे वहां की जनता, गरीब मध्य वर्ग बुरी तरह प्रभावित है। दूसरी बात है, उद्योग धंधे ध्वस्त कर ही चुकी है टीएमसी, अब वहां कुछ बचा नहीं उस हिसाब से। चलिए, और लोग भी चाह रहे हैं, दयावर्धन शर्मा जी, जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और बीजेपी, खैर इस बारे में भले आनंद जी कुछ भी कहे, लेकिन ये आनंद जी को भी स्वीकार तो करना पड़ेगा कि आप कहां से कहां आ गए और कहां से कहां पहुंच गए। और हमने देखा कि 3 से आज आप 300 की बात कर रहे हैं, और वहां भी
300 से 121 की बात आप कर रहे थे, विधानसभा वाइज 18 लोकसभा को देखे, जैसा प्रकाश जी भी कह रहे थे। क्या ये माना जाए कि रणनीति काम कर जाएगी आपकी, जैसा दावा आप लोग कर रहे हैं? पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यदि रैली सभाओं को देखते हैं तो फिर लगता है कि शायद कुछ और दिखाई देगा, क्योंकि वहां जादू तो अभी तक ममता बनर्जी का चलता रहा है। देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आगामी लोकसभा चुनाव में 300 नहीं 370 का फिगर आप याद रखिए। 370 हटाया है, वो कलंक हटाया है, इसलिए जनता जनार्दन 370 सीट देगी इस बार कम से कम। अब अगर मैं आता हूं मध्य प्रदेश, मनोबल बहुत ऊंचा है आप लोग का, मानना पड़ेगा, गजब का मनोबल है आप। जी जी जी, निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद भी दोनों हाथों से हमें मिलता है। अब बात करता हूं मैं मध्य प्रदेश के नेताओं की। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रदेश की यूनिट्स के बारे में अगर विचार विमर्श होता है तो मध्य प्रदेश के संगठन को आदर्श संगठन माना जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ के कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण गुणवत्ता के साथ जाकर के काम करते हैं। इसलिए हर चुनाव में मध्य प्रदेश के गुणवत्ता तो आपके पास है ही। आनंद जी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तो गुणवत्ता तो वो जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है आपकी गुणवत्ता को। और आप देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम जी पूरे समय चुनाव में वहां पर रहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बीच में जाते रहे हैं, विश्वास सारंग जी भी बीच में जाते रहे, दूसरे और नेताओं की जो उपयोगिता थी वो भी वहां पर गए, और तमाम कार्यकर्ता वहां पर मुस्तैद हैं, विधानसभा बार, जिले बार। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में भी बहुत परिश्रम किया था। मैं स्वयं भी पिछले चुनावों में 1 महीने आसनसोल में रहा था, इसलिए मुझे इस भाषा का ज्ञान है जिस पर मेरे मित्र आनंद जाट साहब उंगली उठा रहे थे कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया कि बम मार देने की और झोंपड़ी जला देने की बातें होती है। भैया 1 महीना बहुत होता है वहां के लोगों के बोलचाल, उनके एटीट्यूड, उनके परस्पर व्यवहार, उनके गुंडागर्दी के तरीकों को भांपने के लिए, समझने के लिए। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। तो क्या आप लोगों ने 4-5 साल से जब से आप लगे तो सब कुछ भांप लिया था आपने? निश्चित तौर पे हमने भले लोगों की पीड़ा को भापा है, हमने वहां के सीधे साधे मतदाताओं के दर्द नहीं, लेकिन आपने भापा तो कुछ और था। नहीं, आपने जिक्र किसी और का किया भापने का, कि हमने भाप लिया उसको, आपने हमने ये भाप लिया कि वहां की जनता, वहां के आम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जी जी, चकोर की भांति उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी। आनंद जाट जी आप कुछ भी कहते रहिए, आनंद जाट जी आप कुछ भी कहते रहिए, से बचाए। चकोर की भांति लोग वहां टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और देखिए, कभी भी लगातार आप लोग भी लगातार कई वर्षों तक रहे, और जब कहीं कोई विकल्प मिलता है तो जनता उस विकल्प की तरफ देखती है। वो बीजेपी का विकल्प हो, जहां बीजेपी ने ठीक काम नहीं किया मध्य प्रदेश में, हमने देखा आपकी तरफ आपको विकल्प बनाया, वापसी कर दी, कमलनाथ जी की सरकार आ गई। अब बाद में आप लोग के अंदर क्या हुआ, हम मध्य प्रदेश पर नहीं जाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां भी शायद जनता ऐसी उम्मीद लाकर बैठी होगी। अब इसमें कहां मीडिया आ जाती है? मैं बताता हूं। वो दरअसल पिछले सवाल का जवाब था, जिसमें सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मनोबल के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि देश में जगह जगह हर चौराहे, फुटपाथ पर उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही कि फुटपाथ पर लोग लाशें जला रहे हैं। कोरोना का त्राहिमाम मचा हुआ है। चुनाव आयोग से पूरे राजनीतिक दल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 चरण में चुनाव करवा दो। केवल भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा दल है जिसने 8 चरणों में चुनाव कराए। ठीक है, चुनाव आपके लिए सर्वोपरि होंगे, लेकिन जिस जनता के लिए, जिस जनता को आज भोली भाली और जिस जनता को आज अपने पक्ष में करने के लिए आप तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, वो जनता आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में परेशान है। और उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सीधे एक लाइन में कहा कि मैं कोविड की जो संक्रमण है उसकी भयावहता को देखते हुए सीधे तौर पर। लेकिन एक सवाल है आनंद जाट जी, राहुल गांधी जी एक रैली करने पहुंचे थे चौथे चरण में, 3 चरण तो आपने यूं ही छोड़ दिए थे। बिल्कुल नहीं छोड़े, हमारे दूसरे नेता लगातार लगे हुए थे। और ब्रिगेड मैदान में इस बार की जो इस चुनाव की सबसे बड़ी रैली, अगर आपने मीडिया में देखा हो, सोशल मीडिया पर देखा हो, तो सबसे बड़ी रैली जो है वो वाम मोर्चे और कांग्रेस की रैली थी। आपने अगर देखी हो वो रैली, तो
जी। इसलिए आप इसको केवल राहुल गांधी जी पर टारगेट मत कीजिए। राहुल गांधी जी चूंकि हमारी पार्टी के स्टार कैंपेनर थे और पूरे चुनाव को फ्रंट से लीड कर रहे थे, 5 राज्यों में एक साथ चुनाव थे, इसलिए वो दक्षिण भारत के राज्यों में, असम में, हर जगह मौजूद थे। और बंगाल में चूंकि जब वो फ्री रहे तो गए, और जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो आज हर दल उनके उस फैसले के पीछे चलने को मजबूर है। स्वयं प्रधानमंत्री की रैलियों में कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो जिस आदमी को आप अब तक इग्नोर कर रहे थे, तो महात्मा गांधी की बात याद आती है कि वो पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे और अंततः आप जीत जाएंगे। चलिए, तो वो प्रकाश, बिल्कुल इस तरह का मामला। आ रहा हूं धैर्यवर्धन जी, आपसे जवाब लूंगा इस पूरे इसको बोल दीजिए। किसी गांव में किसी आदमी को न बुलाया जाए और बड़ी दावत हो रही हो तो वो तो यही इंतजार करता है कि कुछ अपशकुन हो जाए और ये दावत कैंसिल हो जाए। अब राहुल गांधी को पूछ कौन रहा होता बंगाल में? चलिए, मैं लौटूंगा। अभी आनंद जी फिर जवाब देने बैठ जाएंगे, अटक जाएंगे वहां पर। आनंद जी, आपसे जवाब ले लूंगा मैं इसका, थोड़ा सा मुझे समय दे दी। प्रकाश जी, ये बात जी प्रकाश जी, बात कांग्रेस की भी चल रही है। खैर ठीक है, अब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी तो वहां दिख रही, लेकिन कांग्रेस ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गई कि राहुल गांधी सिर्फ एक सभा लेते हैं? अब हालांकि वो कह रहे हैं कि वहां कोरोना बहुत ज्यादा था इसलिए हम नहीं गए, और अब तो खुद आज पॉजिटिव हो गए उन्होंने, जैसा सूचना दी। देखिए मनोज जी, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे, कोई 1-2 चरण में नहीं हुए थे। इस बार 8 चरण है, 1 चरण ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि बंगाल में कांग्रेस कभी भी फ्रंट रनर रही ही नहीं है। कांग्रेस वाम दलों के साथ है, और वाम दलों के साथ होने पर उसकी जो भूमिका है वो सीमित हो जाती है। राहुल गांधी से आप ये अपेक्षा नहीं करते कि वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी की तरह जगह जगह सभाएं लें, क्योंकि उतनी उनके लिए गुंजाइश थी भी नहीं, और न वहां पे उनकी उतनी डिमांड थी। तो ठीक है, उनकी अपनी रणनीति रही, वो केरल गए, कर्नाटक गए, असम गए, पुडुचेरी गए, ठीक है। लेकिन जहां प्रधानमंत्री जा सकता है सरकारी काम देखते हुए, वहां उतना समय भी हमारे राहुल गांधी जी नहीं दे पाए। ये विचित्र बात है। मतलब ये कि राहुल गांधी चुनाव को उतनी गंभीरता से या उतने सशक्त तरीके से नहीं लड़ना चाहते जितना बीजेपी के नेता लड़ते हैं। यह बात कही जा सकती है कि बीजेपी के नेताओं के पास रणनीति ABCD 4 प्लान होते हैं, तो ये सभाएं, जुलूस, मीडिया तो एक ही प्लान है। बूथवार प्लानिंग उनकी देखिए, जातीय समीकरण देखिए, तो हर तरफ से उनकी योजनाएं बहुत ज्यादा है। दूसरे दलों के उम्मीदवारों को लाने में भी उनकी भूमिका है, दल बदलू को भी उन्होंने प्रेशर दिया है। तो कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। और अभी तो बाद में मतदाताओं के खरीदने की बातें भी हो रही है, लेकिन विधायकों की खरीद बिक्री भी तो हो सकती है बंगाल में। ऐसा क्यों होते हैं? जी आनंद जी, आप कुछ आप जवाब दे दीजिएगा क्योंकि समय इजाजत नहीं रहा। 1 मिनट का आपके लिए टाइम है। बीच में जी, पूरा भारत जो है आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रेम देख रहा है कि किस तरह से जब देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, वेंटिलेटर की किल्लत है, हर व्यक्ति जो अब तक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। ट्विटर पर आप देखिए ना, आज राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, पूरा ट्विटर भरा हुआ है, गेट वेल सून सर, गेट वेल सून सर। तो इस तरह से आप देखिए कि देश समझ रहा है कि कौन जनता की संवेदनाओं के साथ है और कौन केवल सत्ता। चलिए हम देखेंगे सर कौन किसके साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत आनंद जी को दिखाई नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन बंगाल में किसका जादू चलेगा, नजर है इस पर। 2 मई को जब फैसला होगा तो फिर समझ आएगा, क्योंकि जादू की जगह रही है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है और वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। पर इंतजार तो यही है कि आखिर बंगाल में किसका जादू। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर। नमस्कार।